हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी इंतकाम भाग 3। दोस्तों, अभी तक आपने पढ़ा कि नीलम मैडम मीरा को गार्डन की देखभाल के लिए रख लेती हैं और उसको आगे की पढ़ाई करने के लिए भी कहती हैं और उसको अपने घर में ही एक कमरा भी दे देती हैं। इसी के साथ नीलम जी अपने बेटे से बात करती हैं और आकाश उनको जल्द ही दिल्ली आने का प्रॉमिस भी करता है। अब आगे चलते हैं। अपने बेटे आकाश से बात करने के बाद समाज सेविका नीलम पाठक उर्फ मैडम जी सोचने लग जाती हैं कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। जाने कब लोग सही को सही और गलत को गलत कहेंगे, जाति और धर्म से ऊपर उठकर बात करेंगे। वो ऊपर की ओर देखती है और कहती है, प्रभु बस अपनी कृपा बनाए रखना और हिम्मत देना कि मैं लोगों की मदद करती रहूं। शाम से रात हो गई तो नीलम जी उठकर अंदर कमरे में गई। रोज की तरह शाम की आरती की। भोजन के वक्त मीरा को बुलाया और बोली, तू भी खाना खा ले और इस बच्चे को भी दूध पिला दे। मीरा, कल से एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। सब लोग खाना खा लेते हैं तो मैडम जी अपने कमरे में और मीरा अपने सर्वेंट रूम में चली जाती है। मीरा सोने की कोशिश कर रही थी पर नींद तो उससे कोसों दूर थी। उसे अपने गांव की याद आ रही थी। माँ और बापू के बारे में सोचने लगी। खुद से बातें करते हुए बोलने लगी, अगर वहाँ रहती तो भी आप दोनों की परेशानी का कारण बन रही थी, तो ये सही ही किया कि मैंने घर छोड़ दिया। तभी वो दुखी होती है जब उसके सामने प्रतीक का चेहरा आता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि प्रतीक ऐसा करेगा। प्रतीक जो मीरा के पड़ोस में ही रहता था। दोनों बचपन से ही साथ खेलते थे, दोनों साथ ही स्कूल जाते थे। दोनों कब एक अच्छे दोस्त बन गए पता नहीं चला। प्रतीक और मीरा दोनों प्राइमरी स्कूल तक साथ ही पढ़े। मीरा गरीब घर की थी तो उसकी पढ़ाई यहीं खत्म हो गई और प्रतीक जो ठीक ठाक घर से था तो उसकी पढ़ाई जारी रही। अब दोनों में बातें कम हो गई थी क्योंकि मीरा का स्कूल बंद हो गया था, पर जब भी मिलते तो बहुत बातें करते। वक्त भी तेजी से बीत रहा था और एक दिन ऐसा होगा मीरा ने सोचा नहीं था। उसका सबसे अच्छा दोस्त जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा विश्वास करती थी, वो ही उसकी पीठ में खंजर घोंप देगा। माँ बापू दोनों खेत पर काम करने चले गए। छोटे भाई बहन स्कूल चले गए। तभी पड़ोस में रहने वाली चाची आई और पूछा, सब लोग कहाँ हैं? तो मैंने बता दिया। उनके जाने के कुछ देर बाद ही प्रतीक आया और बोला, चाची बोल रही थी कि तुम घर पर अकेली हो तो सोचा मिल लेता हूँ, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। मैं अनजान थी सब बातों से, तो बोली, प्रतीक अच्छा किया जो तुम आ गई। घर पर कोई नहीं है, हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। और बताओ तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? गोरखपुर शहर में पढ़ने जाते हो, मैंने सुना है कि स्कूल बहुत बड़ा है। जरा मुझे भी तो बताओ स्कूल के बारे में। प्रतीक ने बड़ी गंदी निगाह से देखा। इससे पहले कभी उसने इस तरह मुझे नहीं देखा था और बोला, ये स्कूल की बात तो फिर कभी बता दूंगा, आज तो मैं कुछ और ही बताने आया हूँ। मैं थोड़ा सा डर गई और बोली, प्रतीक तुम जाओ, अभी मुझे कोई बात नहीं करनी है। पर वो बोला, तू तो बहुत खूबसूरत हो गई है अब। मीरा गुस्से में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे बात करते हुए? प्रतीक बोला, मीरा शर्म की क्या बात, जो सच है वो सच है। तभी बाहर से कुंडी खटखटाने की आवाज आती है तो मेरी जान में जान आती है। लगता है कि माँ बापू आ गए होंगे, पर ये क्या? प्रतीक जल्दी से दरवाजे की तरफ जाता है और कुंडी खोल देता है। गांव के 4 बदमाश लड़के केशव, बॉबी, हर्ष और अजय अंदर आ गए। प्रतीक बोला, किसी ने देखा तो नहीं तुम लोगों को अंदर आते? तो सब बोले, किसी ने नहीं देखा। मैं सब पर चिल्लाई कि मेरे घर से बाहर जाओ। तो प्रतीक बोला कि सबसे पहले इसका मुंह बंद करो, अगर किसी ने सुन लिया तो सब काम खराब हो जाएगा। मैं कुछ समझ पाती तब तक तो उन चारों ने मुझे पकड़ लिया और प्रतीक ने मेरे साथ वो किया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। प्रतीक हटा मेरे ऊपर से तो बारी बारी केशव, बॉबी, हर्ष और अजय ने भी मेरे शरीर को नोच लिया। मैं दर्द से तड़प रही थी और वो चारों हंस रहे थे। तो प्रतीक से बोले कि साले हम लोगों को तो झूठा माल मिला, सबसे पहले तो तुम ही चखे हो। मैं बीच में निर्वस्त्र पड़ी थी और पांचों मेरे ऊपर खड़े हो गए और बोले,
कि सुन ले, अगर तूने किसी को कुछ भी बताया तो हम तेरे साथ इससे भी बुरा करेंगे। तेरे माँ बापू और भाई बहन सबको मार देंगे। मैं क्या बोलती, बस दर्द से रो रही थी। सब एक एक करके घर से बाहर निकल रहे थे। सबसे लास्ट में प्रतीक निकला और मेरी तरफ देखा और हंसते हुए चला गया। मैं वहीं कुछ देर पड़ी रही और उसके बाद उठी और सब ठीक किया। मन ही मन बोली कि किस पे विश्वास करें जब प्रतीक ने ही ऐसा कर दिया, और रोते रोते वहीं खाट पर सो गई। जब छोटे भाई बहन घर आए तो उठी। दोनों बोले कि भूख लगी तो किसी तरह खाना बना कर दिया। शाम को माँ और बापू आए तो माँ मुझे देखते ही बोली कि क्या हुआ, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? उन्हें क्या बताती कि क्या हुआ है। तभी बच्चा रोने लगता है तो घड़ी की तरफ निगाह जाती है। क्या 2 बज गए? उसे छाती से लगा दूध पिलाते पिलाते प्रतीक और चारों का नाम उंगली से फर्श पर लिखकर मीरा बार बार काटती है। उसके बाद कब नींद आई पता नहीं चला। सुबह 5 बजे उठ जाती है और गार्डन में पहुंचकर सब पेड़ पौधों में पानी दे रही होती है। तभी पीछे से मैडम जी की आवाज आती है कि मीरा, तू सोई भी है या नहीं? मीरा बोली कि आपको कैसे पता चला? तो मैडम जी बोली, ये अनुभव से पता चल जाता है, और जिसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो उसे नींद कहाँ से आएगी। नीलम मैडम मीरा को गार्डन के बारे में सब बताने लगती है तो देखती हैं कि मीरा ने सब काम अच्छे से कर रखा था। मीरा मैडम जी से कहती है कि इनमें से बहुत पौधे तो ऐसे हैं जो उसने देखे भी नहीं। तो मैडम जी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, कैसे देखती, ये सब वहाँ गांव में होते ही नहीं। अब सब जान जाए कि तू धीरे धीरे जा, अब आराम कर ले और 8 बजे आ जाना, चाय पियेंगे साथ में। मीरा वहाँ से उठती है और बच्चे को उठाती है और बोलती है कि अभी तो बहुत कुछ सीखना है मेरे बच्चे, आपके लिए। मैडम ये देखकर मुस्कुरा देती है और मन ही मन बोलती है, माँ तो माँ होती है। मीरा पर इतना बड़ा पहाड़ टूट गया पर बच्चे के लिए सब कुछ करने को तैयार है। जाने क्यों मुझे लगता है कि ये कोई इतिहास रचेगी। मीरा अपने रूम में आती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद बच्चे को सुलाकर नहाने चली जाती है। नहाते नहाते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद से कहती है कि एक मैडम जी है जो हमारी कोई नहीं लगती पर इतना साथ दे रही हैं, और एक हमारे गांव के लोग जहां हम बचपन से रहे, साथ देना तो दूर की बात, हमें और हमारे बच्चे को मारने पर तुले हुए हैं। मीरा आंखों से आंसू पोंछती है और बाहर आती है। बच्चा बड़े मजे से सो रहा होता है। वो भी खाना खाकर सो जाती है। शाम को उठती है और गार्डन में पानी वानी डालकर मैडम जी के पास आती है तो देखती है कि मैडम जी खुद चाय बना रही होती हैं। तो उनके पास जाकर कहती है, आप बैठ जाइए, हम चाय बनाते हैं। मैडम जी कहती हैं, मीरा तुम बैठो, चाय हम ही बनाएंगे। मीरा सोचने लगती है कि मैडम जी इतनी बड़ी होकर भी चाय बना रही हैं। मैडम चाय लेकर आती है, 1 कप खुद और 1 मीरा को देती है। मीरा चाय पीते हुए बोलती है कि आप भी चाय बनाते हो? तो मैडम हंसने लगती है, हाँ, कभी कभी मुझे खुद के हाथ की चाय पीने का मन होता है। चल जल्दी से चाय पी ले, फिर मेरे साथ चल, चाय खत्म करके। मैडम जी मीरा को लेकर पास में ही एक बस्ती थी, वहाँ जाती हैं। 9 बज गए थे तो करीब 25-30 औरतें आई हुई थी। सब मैडम जी को नमस्ते बोलकर अपनी अपनी जगह बैठ जाती हैं। मैडम मीरा को बोलती है कि तुम भी बैठ जाओ। मैडम जी सबको पढ़ाने लगती हैं। मीरा को बहुत खुशी होती है ये देखकर कि मैडम एक उसी की मदद नहीं कर रही है। 9 से 10 की क्लास खत्म होते ही मैडम जी सबको अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम लोग और अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि पढ़ने से ही तुम आगे बढ़ सकती हो। सब लोगों की कॉपी चेक करती है और फिर उन्हीं में से एक को उठाकर कहती हैं कि अब तुम किताब से देखकर कुछ पढ़ो। वो अच्छा पढ़ रही थी। मैडम जी कहती हैं, शाबाश, बस इसी तरह पढ़ो और देखना एक दिन तुम सब पढ़ लोगी। मीरा को एक रजिस्टर देते हुए कहती हैं कि सबका हस्ताक्षर ले लो और लास्ट में तुम भी अपना नाम लिखकर हस्ताक्षर कर देना। आज से तुम भी रोज मेरे साथ पढ़ने आना। मीरा मैडम जी के कहे अनुसार वैसा ही करती है। मैडम जी और मीरा वापस घर पहुंचती है। मैडम जी अपने कमरे में चली जाती है और मीरा अपने रूम में। मीरा खुश थी कि अब उसे पढ़ने को भी मिलेगा।
मीरा अब हर रोज काम टाइम से खत्म कर लेती और मैडम जी के साथ पढ़ने जाती। बहुत जल्दी ही पढ़ाई में रुचि होने के कारण मीरा ने सब सीख लिया। कभी कभी तो मैडम जी पीछे बैठ जाती और मीरा को कहती कि तुम ही इन्हें पढ़ाओ। मीरा लोगों को बहुत अच्छे से समझाती। मैडम जी को समझते देर नहीं लगी कि मीरा को कुछ अलग ही करना है। जब जब उसे मौका मिल रहा था वो अपने आप को प्रूफ भी कर रही थी। अब मुझे इसका रूटीन सेट करना होगा। सुबह गार्डनिंग के बाद रोज इसे न्यूज़पेपर पढ़ने को बोलना होगा, उसके बाद आराम और फिर दोपहर को पढ़ने को बोलना होगा। शाम को सबके साथ अब इसे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये उस लेवल का सब सीख चुकी है, तो इसे सेल्फ स्टडी के लिए बोलना होगा। मैं ओपन स्कूल में इसका एडमिशन करवा देती हूँ, जिससे 2 साल बाद ही हाई स्कूल तक कर ले। मीरा मैडम जी के बनाए टाइम टेबल को फॉलो कर रही थी और तो और रात को देर रात तक पढ़ती। उसे देखकर लग रहा था कि अब उसे पता चल गया है कि ये पढ़ाई ही जीवन बदलेगी। मैडम जी उससे जो भी पूछती वो एकदम से जवाब देती। वक्त तेजी से बीत रहा था और पता ही नहीं चला कैसे 2 साल बीत गए। मीरा के 6 महीने बाद ही हाई स्कूल के एग्जाम होने थे। उसकी लगन देखकर लग रहा था कि इस बार कुछ कमाल होगा। मीरा के साथ साथ नीलम मैडम भी बहुत मेहनत कर रही थी। बहुत बार तो ऐसा होता कि मीरा पढ़ते पढ़ते मैडम जी के पास ही सो जाती। एक दिन मैडम जी मीरा को पढ़ा रही होती हैं तो आकाश का फोन आता है कि माँ अब मेरा अमेरिका में मन नहीं लग रहा, क्योंकि जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़कर आया अब वो मुझसे अलग होना चाहती है। मैडम जी कहती हैं कि बेटा सब साफ साफ बता, तो कहना क्या चाहता है। आकाश, माँ मुझे माफ कर दो, ये सब इसीलिए भी हो रहा है कि मैंने आपकी बात नहीं मानी थी। माँ, सोफिया ने डाइवोर्स के लिए केस डाल दिया है और अगले 3 महीने में ये हो भी जाएगा, क्योंकि मैं समझा कर हार मान चुका हूँ, पर वो मानती ही नहीं। मैंने उससे बोला कि एक बार माँ से बात कर लो, पर उसने मना कर दिया। माँ, मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ और रोने लगता है। रोते रोते कहता है कि माँ, अगर मुग्धा, आकाश और सोफिया की 2 साल की बेटी, अगर वो नहीं होती तो मैं मर जाता। मैडम, तू रो मत मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, अभी तेरी माँ जिंदा है। मैं कल की फ्लाइट से ही अमेरिका आ रही हूँ। आज उन्होंने नोट किया कि आकाश ने एक बार भी नीलम मैडम नहीं बोला। वो बहुत परेशान है। बात खत्म होते ही मीरा मैडम जी के लिए पानी लेकर आती है। पानी पीने के बाद मैडम जी बोलती है कि तू मेरी बात ध्यान से सुन, कल मैं अमेरिका जा रही हूँ, तो पढ़ने में कोई कमी मत रखना और रोज वक्त निकाल कर बस्ती में पढ़ाने चले जाना। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी लौट आऊँ, बाकी तो मैं रोज तुम्हें कॉल करूँगी। मैडम जी उसे एक अपना स्मार्टफोन देती हैं और उसे सब समझा देती हैं कि कैसे वीडियो कॉल होती है। मीरा सब सीख लेती है। मैडम उसके सर पर हाथ रखती है और कहती है कि तू तो स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट है। मैडम जी सब सर्वेंट्स को बुलाती हैं और कहती हैं कि कल मैं बाहर जा रही हूँ, तुम लोगों को कुछ भी कहना हो या बात करनी हो तो मीरा से बोल देना, वो बात करा देगी। मैडम जी सुबह जल्दी उठती हैं और एयरपोर्ट पहुँच जाती हैं। प्लेन जैसे ही उड़ता है तो मैडम जी पुरानी यादों में चली जाती हैं। कल के भाग में हम जानेंगे मैडम जी के अतीत के वो पन्ने जिनमें आकाश और सोफिया शामिल हैं। तब तक के लिए थैंक यू।